नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि से जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्वनि ध्वनि यह एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करता है। ध्वनि जिस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा होती है, जिस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा होती है, ध्वनि भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होती है जो हमें सुनने का काम कराती है। ध्वनि की वजह से हम किसी वस्तु को सुन पाते हैं। ध्वनि के स्रोत कौन कौन से हैं? जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है वही सभी स्रोत होंगे। जैसे मानो हम बोल सकते हैं और हमसे आवाज उत्पन्न होती है तो हमें वह इससे ध्वनि के स्रोत। पक्षी भी ध्वनि की स्रोत है क्योंकि इनसे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। मशीन, कोई भी मशीन ले लो, उनसे ध्वनि उत्पन्न होगी तो वो भी ध्वनि का स्रोत होगा। रेडियो, वाहन आदि सब क्या होते हैं? ध्वनि के स्रोत होते हैं। ये तो पूछा कम ही जाता है लेकिन यह जानकारी होनी चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने का क्या कारण है? ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये होता है, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि हमेशा ध्यान रखना है कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अब कंपन क्या होता है? देखिए, कंपन किसी वस्तु का एक बिंदु से इधर उधर गति करना, ये क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। किसी वस्तु को हम पीटते हैं, पीटने पर वो ध्वनि उत्पन्न करती है। देखिए, ध्वनि उत्पन्न होने के लिए उस पर हाथ लगा के हम देख सकते हैं कि उसमें कंपन हमें नजर आएगा। तो वो कंपन क्या होता है? देखिए, कंपन एक बिंदु है, ये बिंदु है और इसको हमने यहाँ पर मारा तो ये जो कि भी परत होगी वो परत इधर उधर इस पॉइंट के इधर उधर गति करेगी तो ये यहाँ पर हम कंपन कहलाता है। यहाँ पे दोलन गति कंपन का ये एक उदाहरण है। मनुष्यों में ध्वनि वाक तंतु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। जो हमारे कंठ होता है, कंठ में जो भी हमारा कंपन उत्पन्न होगा उसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होगी। यानी कि हम ध्वनि जो सुन रहे हैं वो ध्वनि इस कंठ के कंपन से उत्पन्न होती है। अब ध्वनि तो उत्पन्न हो जाती है लेकिन हमारे कानों तक या फिर सुनने के लिए किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि के संचरण की आवश्यकता होती है। ध्वनि को आगे से आगे चलने की जरूरत होती है तो वो किससे होता है? तो ध्वनि का संचरण माध्यम द्वारा होता है। ध्वनि का संचरण माध्यम द्वारा होता है। माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब माध्यम क्या होता है? देखिए, माध्यम वह पदार्थ होता है जिससे ध्वनि आगे से आगे बढ़ते हुए हम तक पहुंचती है, उसको हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। स्रोत से हम तक ध्वनि विक्षोभ के कारण आती है, वह हमारे कर्ण पटल से टकराती है जिससे कंपन उत्पन्न होता है, वह उस कंपन से हम सुनते हैं। देखिए, अब ध्वनि जैसे कोई हमसे 1 किलोमीटर दूर पर कोई डीजे बज रहा है तो डीजे में ध्वनि, वहां से ध्वनि उत्पन्न हुई। क्योंकि उस स्पीकर के अंदर कंपन उत्पन्न हुआ। कंपन उत्पन्न होने के कारण वहां पर ध्वनि उत्पन्न हुई। लेकिन हम तक पहुंचने के लिए उसके संचरण की आवश्यकता होगी। अब संचरण की आवश्यकता के लिए या तो वो ठोस हो सकता है माध्यम, या द्रव्य हो सकता है, या गैस हो सकता है। लेकिन हम तक पहुंचता कैसे है? गैस, यानी कि वायु द्वारा हम तक पहुंचता है। देखिए, ये डीजे खड़ा है और डीजे में ध्वनि उत्पन्न हुई है। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद में क्या होता है कि वो कंपन जो ध्वनि उत्पन्न हुआ है वो क्या करेगा? जो उसके आगे वायु है उसको धक्का देगा। धक्का देने से उसमें विक्षोभ यानी कि उसमें हलचल आएगी। वही हलचल आगे से आगे बढ़ते 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 हमारे कान तक पहुंचती है। कान पटल पर जो अभी वो विक्षोभ टकराता है, टकराने के बाद में क्या होता है कि उस पर्दे पर कंपन उत्पन्न होता है। फिर वो कंपन दिमाग को मैसेज भेजता है, फिर हम उस बात को सुनते हैं। ये मिली सेकेंड में होता है, माइक्रो सेकेंड में होता है ये सारा काम। इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता लेकिन इस बीच में बहुत सारा काम होता है। काम कौन कौन से? डीजे से ध्वनि उत्पन्न होना, फिर विक्षोभ उत्पन्न होना यानी कि एक दूसरे में हलचल होना वायु के कणों में, और वायु के कण हलचल करते हुए हम तक पहुंचते हैं और हम हमारे जो कान का पर्दा होता है उसको टकराते हैं, उसमें कंपन उत्पन्न करते हैं। फिर ये हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं, फिर उसको हम सुनते हैं। तो ये सारा का सारा काम होता है मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड के अंदर। ध्वनि हमेशा तरंग के रूप में चलती है। जो भी स्रोत ध्वनि को उत्पन्न करेगा वो जब तक हमारे तक पहुंचेगा वो तरंग के रूप में आगे से आगे बढ़ेगा। ये तरंगे भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ध्वनि वाली जो तरंग होती है वो होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। अब अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार की तरंगे होती है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। इससे पहले ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
माध्यम की आवश्यकता होगी ध्वनि आगे से आगे बढ़ने के लिए। किसी माध्यम के बिना ध्वनि का आगे बढ़ना संभव नहीं है। जैसे हमने कांच का बर्तन लिया और कांच के बर्तन में हमने पूरी तरह से उसको पैक बंद कर दिया और पैक करने के बाद में उसके अंदर एक ढक्कन रखा और उसके अंदर हमने मोबाइल रखा और रिंग बजाई। रिंग बजाने पर क्या होगा, हम तक आवाज सुनाई नहीं देगी। कारण ध्वनि के संचरण के लिए वहां पर कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं है, यानी कि वो निर्वात है, वहां पर कोई भी हवा भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो ध्वनि हम तक सुनाई नहीं देती है। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर क्या होता है। देखिए, दो प्रकार की तरंगे होती है, एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में हम ध्वनि तरंग को इसका उदाहरण देख सकते हैं, ध्वनि तरंग होती है, और अनुप्रस्थ में होती है प्रकाश तरंग। जो भी हमारी प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचती है वो एक तरंग के रूप में पहुंचती है, और ये भी हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। अब इनको समझते हैं होता क्या। तरंग कणों के विक्षोभ का विस्थापन संचरण के समांतर होता है। एक तरंग है हमारे पास, जैसे इस प्रकार से कोई तरंग आगे से आगे बढ़ रही है और ये हमारा माध्यम स्थिति है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और ध्वनि उत्पन्न होने के बाद में यहाँ पर ये वायु के कण है और वायु के कण से टकराने के बाद एक विक्षोभ यानी हलचल उत्पन्न होगी। तो ये हलचल का विस्थापन इस तरंग के दिशा में चलेगा, तो इस प्रकार के संचरण को हम कहते हैं, या फिर इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। लेकिन प्रकाश तरंग में ऐसा नहीं होता। प्रकाश तरंग में कणों के विक्षोभ का विस्थापन संचरण के लंबवत होता है। जो भी हमारी प्रकाश तरंग है वो इस प्रकार से चल रही है, लेकिन इसके अंदर जो विक्षोभ उत्पन्न होगा यानी जो हलचल होगी वो इसके लंबवत उत्पन्न होगी, इसलिए इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर होता है। अब हम समझेंगे ध्वनि के लक्षण क्या है जिसके कारण ध्वनि किसी की भारी होती है, किसी की कम होती है, किसी की तेज होती है, किसी की आवाज तीखी होती है। वो सब इन तीन लक्षणों के कारण होता है। पहला लक्षण होता है आवृत्ति, दूसरा लक्षण होता है आयाम और तीसरा लक्षण होता है वेग, जो कि हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आवृत्ति। आवृत्ति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यानी कि कोई ध्वनि तरंग ऐसे चल रही है, ये तो हमने पहले भी समझ लिया कि ध्वनि तरंग के रूप में चलेगी, तो इस प्रकार से ध्वनि की तरंग आगे से आगे बढ़ रही है। अब इस प्रकार से ध्वनि की तरंगे आगे से आगे बढ़ रही है और यहाँ से ये कंपन आगे से आगे चल रहा है। कंपन आगे से आगे चलते वक्त क्या होगा कि यहाँ पर ये माध्यम स्थिति के ऊपर और नीचे कितनी बार गुजरेगा, जितनी बार गुजरेगा वो उसकी आवृत्ति होगी। ये कंपन मान लिया 4 बार इस प्रकार से, 1 ये 2 3, तो 3 बार इस प्रकार गुजरा है, तो ये हमारी आवृत्ति हो जाती है। हम बात करेंगे आवृत्ति के मात्रक। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे अज भी कहते हैं। इससे ध्वनि का तारतम्य का पता चलता है। तारतम्य का मतलब होता है कि ध्वनि की कितनी गति है, ध्वनि कितनी गति से हमें सुनाई दे रही है। जैसे एक ढोल है, ढोल के सुनने की गति धीमे होगी क्योंकि इसका तारतम्य क्या होगा, अधिक होगा। तारतम्य अधिक होने का मतलब है वो समय लेगा और वो हमेशा दोलन करने में समय लेगा। दोलन करने में समय लेगा तो उसका तारतम्य क्या है, बढ़ जाएगा, यानी कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ने पर तारतम्य बढ़ेगा और तारतम्य बढ़ने पर वो हमें ध्वनि धीमी गति की सुनाई देगी। लेकिन एक सीटी होती है, सीटी को बजाने पर क्या होता है, सीटी की ध्वनि उत्पन्न होने पर क्या होगा, जो भी विक्षोभ उत्पन्न होगा वो विक्षोभ जल्दी जल्दी इस माध्यम स्थिति के चारों ओर गति करेगा। जल्दी जल्दी गति करने की वजह से वो गति हमें तेज सुनाई देती है। इसलिए ढोल हमें आराम से बजता हुआ सुनाई देता है तो सीटी हमें तेज बजती हुई सुनाई देती है। तारतम्य का मतलब यही होता है, कोई वस्तु कितनी आराम से बज रही है और कोई वस्तु कितनी तेज बज रही है। तेज का मतलब होता है स्पीड में, वो तारतम्य होता है, उस तारतम्य के कारण पता चलता है। अब हम बात करेंगे आयाम के बारे में। आयाम किसी माध्यम की मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को ध्वनि का आयाम कहते हैं। अधिकतम विक्षोभ का मतलब है ये हमारे पास एक ध्वनि तरंग इस प्रकार से चल रही है। अब अधिकतम विक्षोभ का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितनी तय करेगा, उसको हम आयाम कहते हैं।
जैसे हमने किसी ढोल को पीटा, ढोल को पीटने पर ये ध्वनि ने अचानक इस प्रकार से आकृति ग्रहण कर ली, तो ये एक प्रकार का आयाम बढ़ाया है, अपना आयाम बढ़ाया है। इसका मतलब वो हमें तेज सुनाई देगी। अब मान लिया हमने कोई सीटी बजाई, सीटी बजाने पर माध्यम की स्थिति में उसने ये आकृति तय की है। अब यह आकृति तय करने पर क्या होगा, यहाँ पर यह अधिकतम ऊंचाई इतनी तय की है, तो वो हमें कम आवाज में सुनाई देगी। यानी कि इससे प्रबलता का पता चलता है, उसमें आवाज कितनी लाउड है, लाउड का इससे हमें पता चलता है। आयाम का मात्रक वही होता है जो दाब का होता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और या फिर घनत्व वाला मात्रक भी हम कह सकते हैं केजी प्रति मीटर स्क्वायर। ये दोनों मात्रक होते हैं जो इस आयाम के भी मात्रक होते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि के तीसरे लक्षण वेग के बारे में। वेग एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। ये तो हमें भी पता है, एकांक समय में तय की गई दूरी वेग होती है। तो वेग का सूत्र होता है वेग बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर ध्वनि के लिए दूरी के लिए एक शब्द उपयोग होता है जिसका नाम है तरंग दैर्घ्य, और ध्वनि के लिए जिस समय का उपयोग होता है उस समय को हम कहते हैं आवर्तकाल। हम तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं, आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं। अब तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल होता है क्या, इनको समझते हैं। तरंग दैर्घ्य दो कर्मांक संपीड़नों अथवा विलयनों के मध्य दूरी को हम यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी कि हमारे पास ये कोई तरंग दी हुई है और तरंग यहाँ से शुरू हुई है, इस प्रकार से एक दोलन पूरा किया, ये दो दोलन पूरे किए और ये तीन दोलन पूरे किए। इसके अंदर होता है क्या कि ये जो दूरी है एक दोलन और दूसरे दोलन के बीच की ये दूरी है, ये यहाँ पर लैम्डा कहलाती है। जाहिर सी बात है, लैम्डा यहाँ पर दूरी है तो इसका मात्रक भी यहाँ पर मीटर होगा। आवर्तकाल एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उस समय को हम माध्यम के दोनों ओर गति उत्पन्न होगी, इस गति को हम एक दोलन कहते हैं। यानी कि ये एक चक्कर और ये दूसरा चक्कर, इस दोनों को मिला के एक दोलन कहते हैं। इस दोलन को जितना समय पूर्ण होने में लगता है उस समय को हम यहाँ पर आवर्तकाल कहते हैं। अब आवर्तकाल का मतलब है समय लग रहा है भाई, इसका मतलब आवर्तकाल का मात्रक भी हो गया सेकंड। अब आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध होता है। आवर्तकाल जो होता है आवर्ती जो होती है एक बटा आवर्तकाल के बराबर होती है। हम बात करेंगे वेग के बारे में, जो अन्य सूत्र बनते हैं और सूत्रों से एकाध प्रश्न बन सकता है। सूत्र का मतलब है जैसे हमने पढ़ा है वेग बराबर दूरी बटा समय, और दूरी को हमने तरंग दैर्घ्य नाम दे दिया, समय को आवर्तकाल नाम दे दिया, तो हमारे पास सूत्र क्या बचता है लैम्डा बटा टी, यानी कि तरंग दैर्घ्य बटा आवर्तकाल। अब हमने इस सूत्र से संबंध देखने पर क्या पता चलता है, तरंग दैर्घ्य तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन इस सूत्र से क्या पता चलता है कि भाई तरंग दैर्घ्य तो तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिख दिया, लेकिन यहाँ पर एक बटा आवर्तकाल यानी कि इसको एक बटा टी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आवर्ती के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा गुणा आवर्ती। कहने का मतलब होता है वेग का एक अन्य सूत्र निकल गया है यहाँ से, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणा आवर्ती। इनसे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक और संबंध होता है हमारे पास प्रबलता और आयाम के बीच में। देखिए आयाम के कारण ही प्रबलता उत्पन्न होती है। हम आयाम बढ़ाएंगे वो सीधा सीधा प्रबलता पर निर्भर करेगा, यानी कि प्रबलता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के बराबर। प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल, जिसे हम डीबी लिखते हैं। कभी आपने टीवी पर मैच देखा होगा तो लिखा हुआ आएगा 213 डेसिबल, 213 डीबी, 210 डीबी, तो वो सब क्या होता है ध्वनि की प्रबलता का माप करता है, तो उसका मात्रक होता है ध्वनि की प्रबलता का डेसिबल।